बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू से मुतल्लक़। डेंगू ये एक ख़ास किस्म का बुखार है। ये वायरल डिज़ीज़ है, यानी एक वायरस से ये फैलता है। एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जिसको हम एडिस एजिप्टी बोलते हैं। इस मच्छर का रंग ब्लैक होता है और इसके ऊपर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं, ये इसकी पहचान होती है। ये अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जिसके खून के अंदर पहले से डेंगू वायरस मौजूद है, अगर ये उसको काटे तो ये वायरस उस मच्छर में मुंतकिल हो जाता है। और अगर यही मच्छर किसी तंदुरुस्त आदमी को काटे तो खून के साथ, उसके सलाइवा के साथ ये उस तंदुरुस्त आदमी के खून में शामिल हो जाता है। अब अगर उस आदमी की, जो तंदुरुस्त आदमी है, अगर उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो ये इस वायरस को किल कर देता है और डिज़ीज़ नहीं होती। लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़्ड है या वायरस बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करके तो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है तो फिर डेंगू बुखार हो जाता है। ये अमूमन मच्छर काटने के बाद ये 4 से 7 दिन के दरमियान ये इसका जो है ना सिम्टम ज़ाहर होते हैं, यानी इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 7 डेज़ है। और इसका बुखार जो है वो तकरीबन 3 से 10 दिन तक रहता है। और बुखार आम तौर पर हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, यानी तेज़ बुखार होता है। इसकी वायरल डिजीज़ की ख़ास तौर पर, और ये डेंगू फ़ीवर जो है, इसकी अलामतों में ये चीज़ भी होती है कि इसमें पट्ठों और जोड़ों का बड़ा शदीद दर्द होता है। इसके साथ सर दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, कै और मतली की सी कैफियत होती है और वीकनेस फ़ील होती है। वायरल डिजीज़ चूँकि सेल्फ़ लिमिटिंग होती हैं, इसलिए इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है और साथ में इसकी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर नज़र रखी जाती है। इस बुखार में ख़ास एक बात ये होती है कि इसमें जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काउंट बड़ी तेज़ी से ड्रॉप करता है, और यही इसके डेंजरस होने की सबसे बड़ी एक जो है कंडीशन हो सकती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हमारे खून में जमने की सलाहियत को बढ़ाते हैं, यानी खून के जमने में प्लेटलेट्स का एक रोल है। अगर इनका काउंट कम हो जाए तो इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने का ख़तरा होता है। कई दफ़ा इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, आँखों के अंदर हो सकती है, किडनीज़ के अंदर, पेट में, गम्स में, यानी ये मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों में जो है ना ब्लीडिंग हो के तो ये ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन हेमरेजिक फ़ीवर में ये वही जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि ब्लीडिंग हो सकती है और मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के अंदर अगर ब्लीडिंग होगी तो वो डेंजरस होती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम की कंडीशन इस तरह से होती है कि ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती हैं, उनके अंदर से फ्लूइड लूज़ करता है और ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है, और ये इतना इस हद तक ड्रॉप कर जाता है कि पर्सन जो है वो एक यानी शॉक में चला जाता है, और जिसकी वजह से रीनल शटडाउन हो सकता है और मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशन के बाद ये यानी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा हो सकता है। डेंगू को डायग्नोज़ करने के लिए आम तौर पर मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं। बुनियादी टेस्ट इसका ब्लड सीपी किया जाता है, जिसमें WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट देखे जाते हैं। प्लेटलेट काउंट जो नॉर्मल होता है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। यूजुअली डेंगू बुखार में ये 70,000, 80,000, 90,000 इस रेंज में अमूमन मिलता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता से ड्रॉप करना शुरू होता है। अगर ये 50,000 से नीचे चला जाए तो फिर ये डेंजरस हो जाता है। ऐसी स्टेज पे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और फिर डेली बेस पे मॉनिटर किया जाता है कि उसके प्लेटलेट की क्या सूरत हाल है। और अगर खुदा न खास्ता प्लेटलेट काउंट 20,000 से ड्रॉप कर जाए तो फिर सडन जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन यूजुअली पेशेंट को इस स्टेज पर जाने से पहले ही उसको प्लेटलेट्स लगा के उसको रिकवर किया जाता है। इसके बाद जो इसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं उसमें NS1 एंटीजन इसकी की जाती है। इसकी नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन होती है ये डेंगू की, इसको ब्लड के अंदर डिटेक्ट किया जाता है। फिर डेंगू सीरोलॉजी है जिसमें IgM ख़ास तौर पे देखी जाती हैं, यानी जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये डेंगू पॉजिटिव है।
डेंगू बुखार की मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो ये जो फ़ीवर होता है इसका वो जनरली इसमें पैरास्टामोल इस्तेमाल करवाई जाती है। इसमें एस्प्रिन या ब्रूफन से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये प्लेटलेट्स को की स्टिकीनेस को कम करती हैं, यानी प्लेटलेट्स प्लग बनने में ये रोकती हैं और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इनसे अवॉइड करना चाहिए और ये पैरास्टामोल सिंपली आप इसमें इस्तेमाल कराएंगे। इसके साथ हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, यानी डिहाइड्रेशन से पेशेंट को बचाया जाएगा। और सिम्टोमेटिक बाकी ट्रीटमेंट जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल इसमें आप करवाएंगे। फ्रूट जूसेस इसमें बहुत बेहतर हैं, ख़ास तौर पर सेब का और मीठा अनार इसका जूस दिया जाए। इससे भी प्लेटलेट काउंट भी बढ़ता है और जनरल हेल्थ भी बेटर होती है। फ्रूट्स में आम तौर पर पपीता इसके लिए बहुत अच्छा तस्वर किया जाता है। इसके ऊपर काफ़ी यानी रिसर्च भी हुई है, इसके ऊपर स्टडीज़ भी हैं। तकरीबन एक स्टडी के अंदर 400 पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडी की गई है, जिसमें कुछ को पपाया पपीता जो है ये इस्तेमाल करवाया गया मुख्तलिफ़ फार्म्स में और कुछ को नहीं इस्तेमाल करवाया गया। तो जिसमें देखा गया कि जिनको पपीता इस्तेमाल करवाया गया उनका प्लेटलेट काउंट बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्रूव हुआ। तो इसमें जो पपीता है उसके इस्तेमाल के मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर पपीता के जो पत्ते हैं वो कुछ मकदार में लेके 1 लीटर पानी में उसको अच्छी तरह से बॉयल करें। जब वो आधा रह जाए तो फिर आप उसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको छान कर उसका जो पानी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, जो पपीता फ्रूट है वो राइपन फ्रूट जो पका हुआ पपीता है वो आप रोज़ाना सुबह शाम उसकी एक मुनासिब सी मकदार वो कंज्यूम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और तरीका भी होता है कि इसके जो पपीता के पत्ते हैं उनको क्रश करके, यानी पहले साफ़ करके अच्छी तरह से, फिर क्रश करके उनका वो जो एक्सट्रैक्ट है, उनका जो जूस है वो निकाल लिया जाता है। इसकी डोज 2 चम्मच यानी 10 ml सुबह शाम ये इस्तेमाल करवाई जाती है। तो इससे भी देखा गया है कि ये प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। डेंगू फीवर में परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप ऑयली चीज़ों से, तली हुई चीज़ें और स्पाइसी फूड इनसे आप परहेज़ करें और इसके साथ रेस्ट करें। हाइड्रेशन का अपने ख्याल रखें, जिस्म को पानी की कमी से बचाएं जो कि वॉमिटिंग या ज़्यादा पसीना आने की वजह से हो सकती है। और जो है हेल्दी डाइट आप लें ताकि आप जो है ना वो जल्दी रिकवरी हो सके। डेंगू फीवर से बचने का तरीका सिर्फ मच्छर के काटने से बचाव है। इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, लिहाजा इसका सिर्फ एक ही मेथड है कि मच्छर के काटने से अपने आप को बचाया जाए। इसमें मॉस्किटो नेट्स हैं, यानी मच्छरदानी जिसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स भी आते हैं वो अपने जिस्म के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो मच्छर आपको के करीब ना आए। इसके अलावा लिक्विड फार्म में इलेक्ट्रिक जो हीटर होते हैं वो मिलते हैं, वो आप यूज़ करें ताकि मच्छर ना काटे। इसके अलावा जो असल इसकी जो प्रिवेंशन है वो इस तरह से भी करनी चाहिए कि ये चूँकि मच्छर ये मीठे पानी में पलता है, तो कहीं भी पानी जो मीठा पानी है, जो साफ़ पानी है, वो उसको जमा ना होने दें। मिसाल के तौर पे गमलों के अंदर, क्यारियों के अंदर जो कई ऐसे बर्तन अगर रखे हुए हैं किसी ऐसी जगह पे जो कि जैसे परिंदों के लिए को अगर रखा हुआ है बर्तन जिसमें पानी डाल के अक्सर रख दिया जाता है, तो इस मौसम में उससे भी अवॉइड करना चाहिए। खाली टायर्स पड़े होते हैं कई जगह पे, मुख्तलिफ़ शॉप्स के बाहर जो टायर शॉप्स होती हैं उनके अंदर बारिश की सूरत में पानी जमा हो जाता है, तो इसको भी आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।